गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्य एकेडमी की ओर से वार्म वेलकम करता हूं और आज हम लोग देखने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर। मैं इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आइए हम लोग उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। देखो, बॉन्ड ऑर्डर इज इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम। जैसे हमारे पास H बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, डेट्स वाई हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन वाले केस में देख लो 2 नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन वाले केस में देखिए बॉन्ड हमारा टोटल 3 बॉन्ड्स है, डेट्स वाई की जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 हो जाएगा। क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप लोगों ने सभी लोगों ने बहुत ही डिटेल पढ़ा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है। फिर भी यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम सब लोगों ने पढ़ा है, दैट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब समझिएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। तो अगर ये फॉर्मूला हम पुट करते हैं, हमारा बॉन्ड ऑर्डर फाइंड हो जाता है। कन्फिग्रेशन मेथड देखो, NB माइनस Na कन्फिग्रेशन मेथड के बेस पे हम निकालते हैं। अब जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन, मान लो आपके पास कोई स्पीशीज दिया हुआ है, जैसे मान लो आपके पास स्पीशीज है N2, ठीक है। तो इसमें जो आप टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिएगा तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और 2 एटम है, यानी हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे लिखते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 14 और इक्वल टू 14, अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो या उसके बराबर हो तो कॉन्फ़िगरेशन हम ये लिखते हैं। और आप बहुत अच्छे से इस कॉन्फ़िगरेशन को देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले सिग्मा 1s2, क्योंकि पहले ऑर्बिटल में सिग्मा 1s2, यानी ये हमारा हो जाता है, इसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो आपका स्टार वाला दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बिना स्टार वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले 1s में जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका जो होगा वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, आप सब लोग देखें, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन से कम है या 14 इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो ऐसा लिखेंगे, यानी पाई 2ps x इज इक्वल टू पाई 2py। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो जाए, आप सोचो 14 से ज्यादा हो जाए, यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कोई ये कह दे, ये बताइए कि O2 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो हम सबको पता है कि O2 के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 16। तो 16 का मतलब क्या हुआ कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस रेंज में आ जाएगा। जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा वो 20 से कम हो जाएगा और 14 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि अब हमें कॉन्फ़िगरेशन कौन सा यूज करना है, तो अब हमें कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है ये वाला, ठीक है। यानी सिग्मा 1s2, यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है ना। तो चेंज कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि चेंज कहाँ पे आता है। देखिए, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से, देखो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से कम होगा टोटल इलेक्ट्रॉन, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s के बाद सीधे पाई स्टार्ट होगा, ठीक है। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर जैसे ही गया, यहाँ पे सिग्मा 2pz स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पाई स्टार्ट हो रहा था, पाई से स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे देखो, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, ठीक है। दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है। और यहाँ पे आप अलर्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना है। अलर्ट वर्ड
एग्जामिनेशन में दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो 16 होगा, तो 16 के केस में हमारा सबसे पहले कौन सा आएगा, कहाँ पे चला गया, यहाँ पे सिग्मा 2pz वाले केस में, ठीक है। तो सिग्मा 2pz वाला हमारा पहले हो जाएगा, और सिग्मा 2pz के बाद कौन सा, सिंपल हम पाई 2px पाई 2py करेंगे, फिर हमारे पास पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, फिर हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। This is our configuration for total electron less than 14 or equal to 14 and total electron greater than 14 and less than 20 और equal to 20 के लिए हमारा ये configuration। तो देखो ये जो आपका फॉर्मूला है ये इस configuration के बेस पे हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन में हमारे पास उतना टाइम तो होता नहीं है, एग्जामिनेशन के अंदर उतना टाइम तो होता नहीं हमारे पास, तो कैसे हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन को, आप सोच के देखो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ यहाँ पे कि जिस ट्रिक की मदद से आप आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना जानते हैं। देखिए कैसे हम करते हैं वो देख लो ज़रा ध्यान से सब लोग, जल्दी से देखिए यहाँ पे। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन इज 14, हम लोग यहाँ पे इसको रेफरेंस मानते हैं, देखो ये आपका रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन अगर टोटल है वो हमारा रेफरेंस है, और वो हमारा मैक्सिमम और बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे N2 के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 3 होगा। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन केस है, ध्यान रखिएगा, एक ही एक्सेप्शन केस है जहाँ पे CO प्लस के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम हो गया जो 3 हो जाएगा। अब जैसे जैसे एक एक कम करेंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे 14 हो गया तो 3 हो गया बॉन्ड ऑर्डर, 13 हो गया तो 0.5 से आपको कम कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 0.5 से कम कर देना है, तो 3 में से 0.5 घटा तो 2.5, इससे 2.5 गया तो 2.0, फिर यहाँ पे इससे 0.5 गया 1.5। यानी जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी 14 से ऊपर जाएंगे, हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटते चला जाएगा। अगर हम 14 से नीचे की तरफ बात करते हैं तो सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, 0.5 से कम करते चलना है। जैसे अगर 14 है तो 14 3 हो जाएगा, 15 है तो 0.5 कम कर लो, तो 3 में से 0.5 चला गया, दैट इज 2.5, यहाँ पे आपका 2.5 हो जाएगा। अगर 16 है, देखो 16 है तो 2.0, 17 है तो 1.5, 18 है तो 1.0 एंड 19 है 0.5 एंड 20 है तो 0.0। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आप ट्रिक यूज करेंगे आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और आपका क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन। देखिए अब हम इसका एप्लीकेशन बात करते हैं, नेक्स्ट हम इसका एप्लीकेशन बात करेंगे। अब एप्लीकेशन का मतलब समझिएगा, यहाँ पे कहाँ यूज कर सकते हैं, तो स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, ये ध्यान रखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। जैसे नाइट्रोजन के केस में देखिए, नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 था। ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड होता है इसलिए बॉन्ड ऑर्डर वहां पे 2 हो जाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाता है, तो बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली होता है। फिर देखो बॉन्ड एनर्जी है, तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी अगर हमारा ज्यादा हो गया मीन्स व्हाट, की स्टेबिलिटी हमारी ज्यादा हो गई। रेजोनेंस, हाँ एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो आपका 20 इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है ये डाई एटॉमिक स्पीशीज के लिए होता है, ठीक है। जैसे N2, B2, C2, Cn-, ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए ये आप कॉन्फ़िगरेशन यूज कर लीजिएगा यहाँ पे। लेकिन कभी कभी पॉलीएटॉमिक वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई और नीट के अंदर, और पॉलीएटॉमिक वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उनको रेजोनेंस की मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस कैसे, देखो यहाँ पे हम सब लोगों ने पढ़ा है, चूंकि रिवीजन चल रहा है तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि रेजोनेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना, ठीक है। अगर सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन उसका हो रहा है तो हम कहेंगे वहाँ रेजोनेंस हो रहा है, और उसके वजह से कई सारे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मान लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
ज़्यादा बन रहा है मीन्स व्हाट कि आपका डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है। डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा मीन्स व्हाट कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का सिमेट्रिसिटी आ जाएगा उस मॉलिक्यूल के अंदर। इसका मतलब कि वो मॉलिक्यूल आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बस रेजोनेंस का यूज करके जितना ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा वहाँ पे स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा आएगा, वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जहाँ पे रेजोनेंस होता है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आता है, आपको पता है। जहाँ पे रेजोनेंस होगा वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा, पार्शियल बॉन्ड आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर तो आपका इंक्रीज कर जाएगा। देखो फंडा क्या है, मैं आपको उसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे इसको समझिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में क्या कैसे होता है। देखो सपोज करो हमारे पास कार्बोनेट आयन है, देखिए CO3 आयन है। हमने क्या कहा था कि दो एटम के बीच में कितना इफेक्टिव बॉन्ड्स है, वो आपका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है डेट इज कार्बन। कार्बन एक सेंट्रल एटम है, यहाँ पे सेंटर पे हम लगाएंगे। 2 माइनस है तो 2 माइनस को क्या करो आप यहाँ पे कि दोनों ऑक्सीजन को दे दो, जिससे कि ये इनका और इनका दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के वैलेंस शेल में है उनके साथ ये ऑक्सीजन को बॉन्ड बना लो। ठीक है, ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सिर्फ यही स्ट्रक्चर बन सकता है या इसका और भी स्ट्रक्चर बन सकता है। तो अगर यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे रेजोनेंस का कंडीशन फुलफिल भी कर रहा है, नेगेटिव चार्ज विथ कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, और रेजोनेंस का कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये इधर। तो ऐसे करके एक बार नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी बार ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज करेगा तो ये आपका ऊपर चला आएगा। इसका मतलब कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये तीनों ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज होगा इस तरह से। इसका मतलब आप सोच के देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक जो बॉन्ड था वो तो पहले से था। देखिए एक जो बॉन्ड है वो तो आपका पहले से है, लेकिन यहाँ पे एक जो पाई बॉन्ड है वो तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि एक पाई बॉन्ड जो है वो तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट मीन्स कि एक CO के बीच में टोटल इफेक्टिव बॉन्ड कितना हो जाएगा, दैट इज 1 + 1/3। यानी इसको सॉल्व करिएगा आप तो 3 × 1 = 3 + 1 ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कभी भी अगर पॉलीएटॉमिक का केस होगा, मैं यहाँ पे पॉलीएटॉमिक का केस भी डिस्कस कर दे रहा हूँ आपसे। देखिए पॉलीएटॉमिक का केस जो है उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने बना के दिखाया है पहले से। देखिए कार्बोनेट आयन का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने पहले से बना दिया है, आप लोग को आसानी होगा समझने में और क्वेश्चंस को करने में, फॉर्मूले को समझने में, बॉन्ड ऑर्डर को समझने में। देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बनाया है वो देखिए, पॉलीएटॉमिक के केस में ध्यान रखिएगा। जैसे कार्बोनेट आयन है तो कार्बोनेट का 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, पहले से मैंने बना दिया। अब ये कार्बोनेट आयन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका बॉन्ड ऑर्डर का क्या है, मैंने सिंपल सा तरीका आपको सिखाया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। पहले 2 एटम के बीच में पहले परमानेंट बॉन्ड देख लो, ये आपका परमानेंट बॉन्ड है। फिर डीलोकलाइजेशन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आ गया। इसका मतलब 1 + 1/3 यानी हमारा 4/3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सबको। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अगर आप फॉर्मूले से चाहे निकालने के लिए तो उसका भी एक तरीका है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड देख लीजिए कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं वो चेक कर लो। तो यहाँ पे देख लो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 4 हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आता है वेल एंड गुड कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है तो पहले आप उसको सीख लीजिए और फिर आपका बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा रेजोनेंस का भी कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, एनसीईआरटी में भी दिया है ये वाला। देखो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गए
3, कार्बोनेट आयन के केस में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि हम यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ चुका। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा। आपका स्ट्रक्चर अगर क्लियर है, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेंट्रल एटम क्लियर है, फिर आपको बॉन्डिंग या बॉन्ड ऑर्डर को निकालने में, बॉन्डिंग को पढ़ने में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं कुछ और भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और इन सारे का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको, ठीक है। इन सारे का बॉन्ड ऑर्डर आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे चेक करिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा CN की। देखो आपको टोटल एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। कार्बन के ऊपर एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, 6, 7। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क करूँगा और आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और आप मन में कैसे कर सकते हैं। आपको एक्चुअली में मन के अंदर ही सारा कैलकुलेशन करना है। माइनस आ गया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आप अंदर और ऐड कर दीजिए। कहीं पे प्लस चला गया, मान लो यहाँ पे प्लस गया, तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन में से जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से आपका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे 7 और 6 कितना होता है 13, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, उसके लिए मैंने बॉन्ड ऑर्डर बताया है, वो होता है 3, ठीक है। जल्दी जल्दी अब इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। N2 के केस में 7 to the 14, चलो ठीक है, 14 के लिए 3 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान से समझिएगा, मैं अब थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। आप ऐसा समझिए कि मेरा एग्जाम चल रहा है और मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो जैसे N2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, N2 प्लस, तो N2 प्लस में 7 to the 14, 14 में से 1 चला गया, 14 में से 1 चला गया 13, और 13 हो गया। इसका मतलब 14 से 0.5 हमको कम करना है। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 है और यहाँ पे 13 आ गया, तो 0.5 हमें कम कर देना है 3 से। तो 3 से 0.5 कम करोगे तो ये हो जाएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। Li2 प्लस का कैसे करोगे? Li2 प्लस छोटा सा मॉलिक्यूल है, छोटा सा एटम है, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितना होगा और मन में कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। देखो ट्रिक के अंदर में तो मैंने 10 तक ही बताया था। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 10 होगा या 20 होगा, 10 से 20 के बीच में आप वैसा ट्रिक यूज कर सकते हो। लेकिन जब छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे तो मन में सोचिए, मन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए, मन में एंटी बॉन्डिंग सोचिए, ठीक है, और डिवाइड कर लीजिए 2 से। बहुत आसान सा तरीका है। जैसे Li2 देख लो, यहाँ पे लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। एग्जाम में कैसे करोगे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम 2 है, यानी कि 3 to the 6, 6 हो गया, 1 चला गया, यानी कि सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। फिर सिग्मा 2s1, यानी टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? सिग्मा 1s2 में 2 और सिग्मा 2s में 1, तो 2 और 1 3, और एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया 2। यानी कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखो 3 - 2 डिवाइड बाई कितना 2, दैट इज 1/2, यानी 0.5। ऐसे मन में कैलकुलेशन करना है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसे आपको निकालना होगा। He2 2+ है। अब देखिए He का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 to the 4 हो गया, 2 to the 4, 2 चला गया, 4 में से 2 चला गया, यानी सिग्मा 1s2। सिर्फ आपका बॉन्डिंग होगा, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा सोचो, Nb आपका 2 हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं, तो 2/2 यानी कि 1। यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में यहाँ पे देखिए इस वाले का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे। 6 2 जा 12, 12 में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए, 13 हो गया, 14 का 3, तो 13 का 2.5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.5। B2 के केस में देखो, मैंने आपको बताया था कि 10 and 16 एक्सेप्शन केस है, ठीक है। और 10 और 16 के केस में यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि 10 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा। देखो 10 इलेक्ट्रॉन के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, वो सोचिए, वो सोच के देखिए। 10 आपको लिखना है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखोगे? देखो 14 के लिए हमने क्या लिखा था 3 लिखा था, 13 के लिए क्या लिखा था 2.5 लिखा था। देखो ऐसे करना है आपको। 12 के लिए लिखा था 2.0, 11 के लिए क्या लिखा था 1.5, 10 के लिए क्या लिखा था 1.0। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा तो B2 के लिए 1.0 हो जाएगा।
और O2 के लिए देखो कितना हो जाएगा, 8 2 16 और 16 होता है, इसका मतलब कैसे करोगे, 15 के लिए हमने आपको बताया, 14 के लिए 3, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए कितना हो जाएगा 2.0। ठीक है, तो 16 के लिए यहाँ पे 2.0 हो जाएगा। अब 2.0 है बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हमारा हो जाएगा 2.0। लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल हैं क्या, ये अगर आपसे कोई पूछ दे, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ दे, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे आप फाइंड करोगे। तो देखो मैं आपको मैग्नेटिक बिहेवियर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले N2 माइनस का जरा बॉन्ड ऑर्डर पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे सेम वही काम करना है। 7 2 14, एक ले लिया, 15, 14 पे 3, 15 पे 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 2.5। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सबको, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही आपको करना है बॉन्ड ऑर्डर के केस में। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है वो मैं बताता हूँ। देखो आपको कोई 4 स्पीशीज उठा लेगा और उससे सवाल करेगा, ये बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, ये बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा। आपको क्वेश्चन कह देगा, ये बताइए कि ये जो आपका 4 ऑप्शन है इनमें बॉन्ड लेंथ के बेस पे सजाइए। आपको क्वेश्चन दे देगा कोई भी 4 स्पीशीज देके, ये बताइए कि इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी को अरेंज करना है, डिक्रीजिंग में करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये बताइए कि ये 4 स्पीशीज हैं, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किन के अंदर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक तो हमारा देखो, पहला मैं आपको बता रहा हूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे फाइंड करेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक बिहेवियर में 2 चीज होता है। देखो, या तो हमारे पास स्पीशीज डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है, या तो हमारे पास जो स्पीशीज होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, या तो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा या पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। डाईमैग्नेटिक के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसके अंदर ये रिपेल कर देगा अपने आप को। ठीक है, वहां अट्रैक्शन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि डायामैग्नेटिक के केस में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक के केस में ध्यान रखेंगे कि यहां पे अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे ध्यान रखिएगा हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपको डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक निकालने के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन को निकालना होगा। जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालेंगे, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारा पैरामैग्नेटिक कैसे होगा, डाई कैसे होगा। आपको चेक करना होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एंटी बॉन्डिंग। देखो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जेई वगैरह में या नीट में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे सकता है, आपको देगा नहीं, दे सकता है आपको पाई स्टार वाले में दे सकता है, कि आपको देगा पाई वाले में, पाई बॉन्डिंग वाले में। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, ट्रिक की मदद से, मैं बता रहा हूँ, ट्रिक की मदद से आप 80% क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन बाकी जो 20% बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप जब तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आपको आएगा, आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। इस बात को आप समझ लीजिए, आपको कॉन्फ़िगरेशन याद करना ही पड़ेगा, और आप कमिट कीजिए कि आप कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे कम से कम। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को याद कर लीजिए आप। ठीक है, अगर आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आपका 100% आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम शॉर्टकट तरीके से कैसे पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक हम देखेंगे, वो ज़रा समझिए। देखो यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर इवन हो जाए तो स्पीशीज आपका डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, स्पीशीज जो होगा आपका वो डायामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड हो जाए तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो ये तो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखा दिया।
लेकिन सारे क्वेश्चन की गारंटी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, लेकिन सारे के सारे बन जाए वो गारंटी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी अगर कुछ सवाल अगर कर दे, ये बताइए कि B2 के केस में B2 इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, O2 इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, तो वाई क्यों असर्शन रीजन में सवाल पूछ दे तो आप क्या करोगे? तो B2 के केस में पैरामैग्नेटिक है तो आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है? ऑक्सीजन के केस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है? तो इसका कन्फिग्रेशन लिखना होगा आपको कन्फिग्रेशन आना चाहिए। अगर आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, आप लिख के देखिएगा तो कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कि O2 के केस में पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 2 और 0 हो सकता था, लेकिन चूंकि एनर्जी आपका सेम है इसीलिए 2 0 नहीं होगा। तो जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जाता है, ये भी आप यहाँ स्टार कर लेंगे। आपके एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर है वो कौन से ऑर्बिटल में है। ये भी नहीं देगा कि एंटी बॉन्डिंग में क्या है, कैसे है, नहीं, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा और ये आपको पूछ लेगा। आपको करेक्ट आपको नहीं पता होगा कन्फिग्रेशन तो आप नहीं बता सकते हो। B2 वाले केस में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py यानी बॉन्डिंग वाले में होता है, यानी पाई बॉन्डिंग वाले में दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आप कन्फिग्रेशन करके भी देख सकते हो, कन्फिग्रेशन करके आप देखो, आप मुझे कमेंट में आप लिख के बताना, आप कमेंट में लिख के देखना और बताना कि आपका क्या वो पाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पाई स्टार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है, ये बात ध्यान रखो। 80% ट्रिक काम कर जाएगा, लेकिन 20% जो अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से फ्रेम किए जाते हैं। IIT के अंदर देखो, IIT है कि IIT के अंदर में जो भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो अच्छे कॉन्सेप्ट और बेसिक से उठा के कॉन्सेप्ट को फ्रेम किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आप जितने भी ईयर का हो आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वो बेसिक से उठाता है और आपको समझ में नहीं आएगा कि वो बेसिक से था या एडवांस से था। जब आप घर पे आइएगा और देखिएगा तो आपको जब सॉल्यूशन मिलेगा आप समझ में आ जाएगा आपको कि एकदम बेसिक लेवल से वो क्वेश्चन उठा के देता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अब बात करते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने सीख लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक है, इसे आप समझिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालना आप लोगों ने सीख लिया बहुत अच्छे से। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। अब मैं मैग्नेटिक बिहेवियर इसका निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सारे का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकाला जाता है वो समझ लीजिए। तो मैंने आपको बोला कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर निकाला जाता है वो टोटल इलेक्ट्रॉन के बेस पे निकाला जाता है, जो ट्रिक की मदद से यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। आप कन्फिग्रेशन, आपके पास टाइम है, घर पे है तो प्रैक्टिस आप करिए, लेकिन ट्रिक की मदद से आप एग्जामिनेशन में कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर वो मैं आपको बताता हूँ। देखो Cn- के केस में देखिए ध्यान से। Cn के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन आपने काउंट किया था, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, कितना हो गया 13, एक आ गया 14। 14 के केस में यानी इवन हो गया, ये आपका डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। N2 के केस में ये भी आपका डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। 14 हो गया, यहाँ देख लीजिए 14 एक चला गया 13, ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कहाँ होंगे ये फाइंड करने के लिए आपको कन्फिग्रेशन को लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जब आप इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे घर पे बैठ के और कन्फिग्रेशन से लिखेंगे तो ये भी दिमाग में आपको आइडिया आ जाएगा कि ये है कहाँ पे, ठीक है। मतलब पैरामैग्नेटिक है तो कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, ये इसका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। लेकिन आपको ये समझना है कि हमें कैसे करना होगा, कैसे करना होगा। आपको ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, दिमाग से सोचना है। एग्जामिनेशन के पहले आप इसको अच्छे से सोच लीजिए, कन्फिग्रेशन को 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, किस ऑर्बिटल में है ये भी आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ, अभी तो हम लोगों ने ट्रिक की मदद से इसके ऊपर बात कर लिया। Li2 के केस में देखो 3 2 6, एक चला गया 5, ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। He2 के केस में देखो, He2 के केस में 2 2 4, He2 2+ है, सॉरी He2 2+ है। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन आपने काउंट किया था जो 2 था, ये आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा,
क्लियर है? तो ये आपका डायामैग्नेटिक हो गया। C2 के केस में देखो 6 2 12, यानी ये आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा। B2 के केस में मैंने आपको पहले ही बताया ये एक्सेप्शन केस है, ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। O2 के केस में 16 होता है, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होता है। और आपसे अगर सवाल पूछ दे ये बताओ कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे O2 के अंदर, तो आपको बताना होगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। आप जब कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि उस कन्फिग्रेशन में कौन से ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। N2 माइनस के केस में देख लो 7 × 14 चला आया तो 14 एक आया 15 के लिए क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम फ्रेम करते हैं और क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अब तीसरा जो हमारा फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन, स्टेबिलिटी के बेस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। देखिए, कभी कभी आपसे ये पूछेगा, ये बताइए कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। आपको 4 स्पीशीज दिए होंगे और आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ देगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप स्टेबिलिटी निकालने जाइएगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 स्पीशीज का सेम आ जाता है। जब कभी भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए 2 स्पीशीज का, तो फिर हम कैसे बॉन्ड ऑर्डर को स्टेबिलिटी को फाइंड हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने वो भी यहाँ बना दिया है मैंने, देखो इसको भी देख लो एक बार, समझ जाओगे तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए इसको समझिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2 स्पीशीज आर सेम अगर हो गया तो स्टेबिलिटी कैन बी फाइंड बाय सीइंग द इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इंक्रीज कर जाएगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो आप बेशक आप चेक कर लीजिएगा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ या बॉन्डिंग में ज़्यादा हुआ गया। जैसे आपको मैं एग्जांपल भी देके समझाऊंगा अभी। फिर देखो इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अगर ज़्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी आपका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में अगर मान लो ज़्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी आपका, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेंगे। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है मीन्स व्हाट की स्टेबिलिटी कम है, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अगर कम है, यहाँ पे कम कर लीजिएगा, ऐसे कम कर लेंगे तो स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। अब इसमें एग्जाम्पल आप कहोगे कि सर एग्जाम्पल दीजिए, तो बिल्कुल मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। आपको अगर ये कह दे कि Li2 प्लस एंड Li2 माइनस, इन दोनों में कौन है ज़्यादा स्टेबल, तो देखो इसके लिए कन्फिग्रेशन देखो लिखना होगा हमें। तो 3 2 6, एक चला गया 5 के लिए लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1। ठीक है, इसके लिए हमारा कन्फिग्रेशन हो गया। Li2 प्लस के लिए, Li2 माइनस के लिए देख लो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s1। ठीक है ना। अब एंटी बॉन्डिंग के केस में देख लो क्या हो जाएगा। आपको बॉन्ड ऑर्डर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर आपको स्टेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालिएगा तो दोनों में सेम ही आ जाएगा। क्यों, देख लो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग में कितना है 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, माइनस कर दो 3 - 2 1 1/2 यानी 0.5। ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग में देख लो 2 2 4 यानी कि 4 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया एंटी बॉन्डिंग में, तो 4 - 3 कितना हो गया 1/2, यहाँ भी आपका 0.5 हो जाएगा। अब सवाल है कि बॉन्ड ऑर्डर से डिसाइड नहीं हो रहा है कि हमारा स्टेबिलिटी क्या है, तो आपको एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को चेक कर लेना है। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे Li2 प्लस के अंदर, तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब कि Li2 प्लस की स्टेबिलिटी Li2 माइनस से ज़्यादा होगी। ध्यान रखेंगे ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है आपका, दिस इज़ योर स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैंने आपको सिर्फ रिवीजन कराया, मैंने आपको कुछ नहीं किया आज, मैंने सिर्फ आपको रिवीजन कराया और आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उन सारे चीज़ों का मैंने आपको ट्रिक बताया। आपसे अगर कोई पूछ देगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है,
तो आप बस टोटल इलेक्ट्रॉन देख के मैग्नेटिक बिहेवियर आप देख लीजिएगा और आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। अगर पैरामैग्नेटिक होगा समझ लीजिएगा वहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डायामैग्नेटिक है आप समझ लेंगे कि वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे करते हैं और कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं पॉली एटॉमिक के केस में। यहाँ तक तो मैंने आपको डायाटॉमिक जितने भी स्पीशीज थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम पॉली एटॉमिक वाले मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। देखिए रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, मैंने पॉली एटॉमिक वाले केस में पॉली एटॉमिक स्पीशीज वाले केस में मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर लिखना सिखाया था। बॉन्ड ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल के तौर पे CO3 ठीक है। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगेन ये रेजोनेंस करके ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे C O पे माइनस, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे माइनस। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो ये आपका इधर और ये इधर, तो यहाँ पे अगेन आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे O माइनस आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने कितना ड्रॉ किया? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इफेक्टिव कितना होगा किसी भी 2 एटम के बीच में इस मॉलिक्यूल के, तो कितना हो गया 1। ऐसे नहीं करो, फॉर्मूले से देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 बाई कितना टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3, यानी कि 3 आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो आप बनाओ या ना बनाओ, इतना करो या ना करो, इसमें एग्ज़ाम में टाइम किल होता है। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आपने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं आपको ये ट्रिक भी सिखाया गया होगा। ठीक है, तो ये आप आइडिया लगा लीजिएगा। यहाँ पे मैं क्या सोचा, अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में होता और मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं क्या सोचता, अरे यार पाई बॉन्ड तो एक ही है, अब एक पाई बॉन्ड तो तीनों जगह सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको कोई ज़रूरी नहीं इसको एक पाई बॉन्ड मिलेगा, इसको भी उतना ही चाहिए, इसको भी उतना ही चाहिए। ऐसा क्या किया जाए कि एक ही पाई बॉन्ड को तीनों में बांट दिया जाए। ठीक है, तो एक तो आपका परमानेंट बॉन्ड है यहाँ पे, और एक पाई बॉन्ड को तीनों जगह बांटने का मतलब क्या हुआ 1/3 हो गया। ठीक है, 1 को 3 भाग में डिवाइड कर दो, सिंपल सा है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और मैं बताता हूँ आपको, देखो इससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा, इससे आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा दिमाग में कैसे करते हैं हम लोग। देखो सपोज करो यहाँ पे हमने लिया SO4-